गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? आप में से कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी जो हमारा प्रारंभ का सेशन हुआ था उसमें, और आज हम लोग इस सेशन में हाजिर हैं। एक बार आपकी फुल फ्लेज्ड जो क्लासेस हैं, आप उसे एडवांस की क्लासेस कह लीजिए, जहां पर हम बढ़िया तरीके से एक एक करके जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है एक बार फिर से आप सभी लोगों से मिलके। सो गुड इवनिंग टू यू ऑल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। So it's a very pleasant evening and we are here with this subject and that is modern history. तो modern history के साथ हम लोग यहाँ पर आज के अपने इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। ये जो हमारा सेशन है that is some sort of orientation session. Orientation session का सीधा सा मतलब ये है कि हम एक complete insight लेंगे क्या exactly modern history में हमें पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं, क्या ट्रेंड रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होगा, आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है, इन सभी बातों के ऊपर हम मेंस को कैसे अप्रोच करेंगे। और अब आप लोगों को समझ में आएगा कि हिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या। देखिए, अभी इन क्लासेस के जरिए हम थोड़ा पर्सपेक्टिव डेवलप करने के एफर्ट्स करेंगे ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हिस्ट्री को लेकर, जो अभी तक आपने डेवलप की हुई है कई सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो रही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, एंड डोंट वरी, इसका एंशिएंट और मेडवल के साथ कोई लिंक आपको नहीं मिलेगा, और जो लिंक मेडवल के साथ इसका होगा वो मैं असर्टेन करूंगा कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो लिंक आप बड़े आराम से कैच कर लें, उसे अवेल कर लें। ठीक है, तो चलिए, मैंने भी आप सभी लोगों को बहुत मिस किया और अब हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं इस ओरिएंटेशन के साथ। और इसके पहले कि मैं इस सेशन में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लासेस का जो स्ट्रक्चर है इट्स वेरी सिंपल। हम थोड़े समय में जो आपकी पास क्लासेस होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं और फिर हम प्रोसीड करते हैं अपने अगले हिस्से के ऊपर। तो बिफोर दैट कि हम आगे बढ़े इस क्लास में, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस क्लास में एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है प्लानर में क्या शो हो रहा है, अब छोड़ो, लीव दैट प्लानर नाउ। अभी मैं आपके सामने हूं, आई एम हियर बिफोर यू, और अब मैं मॉडर्न स्टार्ट करने वाला हूं। सो लीव दैट वट एवर इज देयर। ठीक है, तो अब हम लोग मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। फर्क नहीं पड़ता बेटा कि हम मॉडर्न से स्टार्ट करते हैं एंशिएंट मेडवल से, दोनों में इनफ गैप है और वो क्यों और कैसे है आई विल एक्सप्लेन, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, हाँ चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बहुत ही फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स। यहाँ पर जैसे कि हम बात करेंगे कि हिस्ट्री इन जनरल क्या होती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देन हम आपके सिलेबस का एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे कि सिलेबस में एक्चुअली में क्या दिया गया है और आपको किन बातों के ऊपर ध्यान रखना है एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न। इसके बाद हम एक प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, और ट्रेंड एनालिसिस में आपके ज्ञान चक्षुओं को, आपके जो सेंसेस हैं उन्हें ओपन किया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस के ऊपर बात होगी, कुछ अप्रोच के ऊपर चर्चा होगी कि आपको कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों की कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये और जरूरी भी है ना। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक ग्लिम्स दूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के होंगे और कुछ क्वेश्चंस मेंस के होंगे। ठीक है, पैरेलली मैं आपको हिस्ट्री का एक ग्रैंड ओवरव्यू दूंगा। आज के सेशन में हम हिस्ट्री का एक ग्रैंड ओवरव्यू लेंगे, जिसको बोला जाता है बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू का क्या मतलब है कि जब जैसे बर्ड जो है वो किसी भी चीज को हाइट से देखती है ना, तो उसको चीजें पूरी दिखती हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो आप डिटेल्स देख पाते हैं। तो आज के सेशन में हम एक बर्ड आई व्यू लेंगे, मतलब मैं आपको हाइट से हिस्ट्री का एक कंप्लीट ओवरव्यू, एक कंप्लीट पिक्चर दिखाऊंगा ताकि आप समझ जाएं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ, विल बिगिन विद दिस पार्ट। और यहाँ पर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि हाउ कैन वी डिफाइन हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो यहां से इस कीवर्ड के साथ आपके मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। तो बेस्ट विशेस विद दिस सब्जेक्ट टुवर्ड्स मी। देखते हैं कि आप लोग इस सब्जेक्ट में कैसा करते हैं और कैसा पर्सपेक्टिव आप यहां पर डेवलप करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो वी आर गोइंग टू हैव एन ओवरव्यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री।
डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो एक सिंपल सा सवाल आप सभी लोगों के लिए है, अगर मैं कहता हूं कि हिस्ट्री को डिफाइन करिए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट एज पर योर ओपिनियन हिस्ट्री इज? हिस्ट्री आपके ओपिनियन में क्या है? व्हाट इज दिस हिस्ट्री? ठीक है, हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो देखो यहां पर समझो क्या है हिस्ट्री। अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए तो हिस्ट्री, अगर वर्ड का जो ओरिजिन है आप उसकी बात करते हैं तो ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे निकला हुआ है। ठीक है, एक एंशिएंट ग्रीक टर्म है, एंशिएंट ग्रीक टर्म है जिसका नाम है हिस्टोरिया, दैट इज हिस्टोरिया। यही जो टर्म है इसी टर्म से बना हुआ है हिस्ट्री। नाउ ये जो ग्रीक टर्म है हिस्टोरिया, व्हाट इट एग्जैक्टली डिनोट्स? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। आई विल जस्ट फॉरगेट कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं एकदम नीचे से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपकी हिस्ट्री को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हिस्टोरिया दिस इज द ग्रीक टर्म जहां से ये जो पूरा पार्ट है हिस्ट्री का वो डिराइव होता है। एंड इट सिंपली मीन्स इंक्वायरी। इट सिंपली मीन्स इंक्वायरी। इंक्वायरी का क्या मतलब है? इंक्वायरी का मतलब है इंफॉर्मेशन और नॉलेज अवेल्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। जो जानकारी आपको जांच पड़ताल करके पता चलती है उसे आप इंक्वायरी कहते हैं, और उस इंक्वायरी से जो आपको जानकारी मिलती है उसे ही हिस्ट्री कहा जाता है। अगर हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहें तो हिस्ट्री को आप कह सकते हो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। ये क्या है? दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। व्हाट इज दिस हिस्ट्री? हिस्ट्री इट्स सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री है पास्ट की सिस्टमैटिक स्टडी। हिस्ट्री ना केवल पास्ट की सिस्टमैटिक स्टडी है बल्कि आप इसके साथ एक और पर्सपेक्टिव जोड़ सकते हो, एंड दैट इज इट इज स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। ठीक है, स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम, दैट इज स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो चेंजेस आए हुए हैं हम उन चेंजेस को हिस्ट्री में इवैल्यूएट करते हैं, पढ़ते और समझते हैं। ठीक है, नाउ जब हम कहते हैं स्टडी ऑफ चेंज तो किस चीज में चेंज? जब हम इस चेंज की बात करते हैं तो दिस चेंज इज इन पॉलिटिकल सिचुएशन। दिस चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन, दिस चेंज इन इकोनॉमी, चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन मेडिसिन, चेंज इन कल्चर। इन सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है हिस्ट्री में। दैट इज द चेंज। ठीक है, दैट इज द चेंज। तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो जो सिस्टमैटिक चेंज हुआ है हम उस चेंज को जब सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं तो हम उसे ही हिस्ट्री कहते हैं। व्हेन आई एम सेइंग कि हिस्ट्री इज चेंज ओवर टाइम, जिसे हमें स्टडी करना है। सो व्हाट आर दीज चेंजेस? चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन, चेंजेस इन इकोनॉमी, चेंजेस इन सोसाइटी, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन मेडिसिन, चेंजेस इन कल्चर। ठीक है, इस सभी पार्ट को हम कहेंगे क्या? वी विल कॉल इट हिस्ट्री। ठीक है, एनवायरमेंट में चेंजेस को खैर एनवायरमेंट की अपनी एक अलग हिस्ट्री होती है, दैट इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सो ये जो पूरी बातें हैं ना ये हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। सो दैट इज द वेरी बेसिक पार्ट। चलो अब हम कुछ बातें करते हैं। मैंने हिस्ट्री को डिफाइन कर दिया और बता दिया कि हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है। अब मैं बताता हूं हाउ टू मेक नोट्स। अब हम बढ़ रहे हैं, इसके पहले कि हम कुछ और करें मुझे बताने दो कि आपको मेरे साथ नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है। हाउ टू मेक नोट्स, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको नोट्स कैसे बनानी है। और मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक जैसे भी पढ़ा डजंट मैटर, लेकिन आप लोग अगर सेल्फ नोट्स बना सकते हैं प्लीज डू इट। आप
जो कॉपी और पेन के साथ ही बैठे हैं इस क्लास में, दिस इज नॉट द मूवी जिसको आप देखने वाले हैं, ऑल्दो आई विल गिव यू अ फील, लेकिन दिस इज नॉट द मूवी, दिस इज द हिस्ट्री क्लास एंड दैट इज फॉर द यूपीएससी पर्पस। यहाँ पे एक एडवांस पर्सपेक्टिव होगा, तो आपको नोट्स के साथ बैठना है और नोट्स में आपको कैसे नोट्स बनानी है मैं वो बताता हूं और कैसा अप्रोच होगा। अप्रोच कैसे है, ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे कोई इंसिडेंट या सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने हैं, मुझे मान लो सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने हैं, मुझे सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली एक टाइमलाइन ले लूंगा। मैं सीरीज ऑफ इवेंट को बताने के लिए सिंपली एक टाइमलाइन ले लूंगा। तो जैसे ही मैं टाइमलाइन लूंगा, आप एक टाइमलाइन ले लेंगे, आप भी टाइमलाइन ले लेंगे। अब टाइमलाइन जब हम लेंगे ना, तो जब हम टाइमलाइन लेंगे तो मैं बोलूंगा देखो ये इंसिडेंट इस टाइम ड्यूरेशन का है, ये इंसिडेंट इस टाइम ड्यूरेशन का है, और इसके बारे में मैं 4, 5, 6 इंफॉर्मेशन यहां लिख दूंगा, ठीक है। ये इंसिडेंट इस टाइम ड्यूरेशन का है और इसके बारे में 4, 5, 6 इंफॉर्मेशन मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा ना, कई बार ऐसा होगा कि हम यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे वो मेरे लिए यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि मुझे चाहिए होगा कि मैं सेपरेट पेज पर जाऊं। तो जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैं किसी चीज को डिटेल करूं, और जब डिटेल करने के लिए मैं ऐसे अपना पेज स्विच करूंगा ना, तो आप टाइमलाइन से हटकर अपना पेज स्विच कर लेना और उसे आप अगले पेज पर या उस टाइमलाइन के पेज को छोड़कर अगले पेज पे उस चीज को लिखना शुरू कर देना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं जब इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूंगा तो मैं वापस से अपने टाइमलाइन पे जाऊंगा, मैं फिर से टाइमलाइन पे आऊंगा और मैं यहाँ पर कुछ चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मैंने इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप भी वापस से टाइमलाइन पर आओ, ठीक है। फिर मुझे कोई एक चीज एक्स्ट्रा बतानी है, मैं वापस से पेज को स्विच करूंगा और जैसे ही मैं पेज को स्विच करके एक नए पेज पर जाऊंगा ना, आप फिर से उसके आगे जहां पर आपने पिछली वाली जानकारी को नए पेज पर लिखा था उसको लिखना शुरू कर देना। ये मैंने एक ओवरव्यू बताया है। अभी जब मैं इसको करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डिस्कसिंग हियर, कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको नोट्स कैसे बनाना है। और ध्यान देना, जो नोट्स मैं बनवाने वाला हूँ एडवांस के लिए वो बहुत ही फिट नोट्स होगा, उससे आपका मेजॉरिटी ऑफ द काम निकल जाने वाला है। उसके बाद जो भी आपको एडिशनल सोर्सेस रेफर करने हैं आप उसको जरूर से रेफर करिए, ठीक है, आप उसको रेफर करिए। लेकिन हाँ, नोट्स मेरे साथ बनाइएगा। मैं क्या करूंगा ना, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा सपोज करो, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली एक सर्किल ले लूंगा, ठीक है, मैं ऐसे एक सर्किल ले लूंगा और मैं यहाँ पर पॉइंटर्स मेंशन करना शुरू करूंगा। तो जब मैं पॉइंटर्स मेंशन करूंगा तो आपको भी करना है, आपको भी वैसे जो काम मैं बोर्ड पर करूंगा वही काम आपको अपनी कॉपी पर करना है, ठीक है। और वैसे ही नोट्स प्रिपेयर होगी। मैं नोट्स ऐसी बनवाऊंगा जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है, जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। दूसरी चीज, डाउट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके डाउट्स मैं सर्टेन इंटरवल्स पे लूंगा, ठीक है, आपके डाउट्स मैं सर्टेन इंटरवल्स पे लूंगा। मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि एक फ्लो होता है सब्जेक्ट का, वो ब्रेक ना हो, तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता रहूंगा। आप इन बिटवीन जो भी कहना चाहें चैट बॉक्स में कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हो सकता है मैं उसे उस समय नहीं देख पाऊंगा जब मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर मैं कहूंगा नाउ यू आस्क वट एवर यू वांट टू आस्क मी, तो आप मुझको उस समय क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर मैं जो भी आंसर कर पाऊंगा मैं उसे आंसर करूंगा। तो ये तो मामला हो जाएगा कि मैं कैसे आपके डाउट्स लेने वाला हूँ, कैसे उन्हें आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, ये तो सारी बातें हैं हिस्ट्री के बारे में जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर व्हाट इज हिस्ट्री, एक प्लूटार्च हिस्टोरियन रहे हैं, उनकी लाइन है, सो वेरी डिफिकल्ट मैटर इट इज टू ट्रेस एंड फाइंड आउट ऑफ ट्रुथ ऑफ एनीथिंग बाय हिस्ट्री। प्लूटार्च का ये कहना है कि हिस्ट्री के जरिए किसी चीज का सच पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसका कारण ये है कि हिस्ट्री में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड हैं और वो इंटरप्रिटेशन हिस्टोरियंस करते हैं। कई बार उनके जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो बायस्ड होते हैं। कई बार उन्हें धमकाया जाता है कि देखो इस तरीके से हिस्ट्री को लिखो, नहीं तो फिर हम आपको हमारे राज्य से निकाल कर बाहर कर देंगे। ऐसी कंडीशन में जो हिस्ट्री राइटिंग हुई है उसमें इंटरप्रिटेशन में कई सारी बायसनेस देखने को मिलती है। कई बार हम उन चीजों को समझ भी नहीं पाते, तो इससे भी समस्या होती है। मैं हिस्ट्री में कुछ बातों को एकदम क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ें, जब भी आप हिस्ट्री को समझें, तो दो चीजों को ध्यान में रखें। एलिमेंट्स में जब मैं बात करता हूं ना कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ें तो दो चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। एक है टाइम और दूसरा है स्पेस, ठीक है। स्पेस वो अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं जहां पे तारे टिमटिमाते हैं और हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, दैट इज नॉट द स्पेस। स्पेस का यहां पर मतलब है लोकेशन या प्लेस।
टाइम का मतलब है कि अगर हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की, तो आप उस चीज को, उस बात को 17th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में समझो। तो जब भी आप हिस्ट्री में किसी बात को समझ रहे हो तो इस बात को ध्यान रखो कि वो घटना एक सर्टेन टाइम फ्रेम में हुई है, एक सर्टेन एक प्लेस पर हुई है। जब तक आप उस टाइम फ्रेम में नहीं जाओगे, उस प्लेस पर नहीं जाओगे, तब तक आप उस इंसिडेंट को फील नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो टाइम और प्लेस, आपको इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलो, हाँ, बुक्स की बात करते हैं। तो देखो, बुक्स में जब हम बात करते हैं ना, ठीक है, अभी तो खैर मैं बेसिक बातें बता रहा हूं, अब हम बुक्स की बात करेंगे। विल डिस्कस अबाउट द बुक्स। जो कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास में, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। आपके लिए जो सबसे प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि जो कुछ मैंने नोट्स में पढ़ाया है, बनवाया है, समझाया है, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। दैट मस्ट बी फर्स्ट प्रायोरिटी। स्पेस का मतलब होता है जगह। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस दो भाई, बैठने तो दो, ऐसे बोलते हैं ना, तो स्पेस में थोड़ी जगह दे दो। तो स्पेस का मतलब जगह भी होता है। जैसे मैं कह रहा हूं ये घटना हैदराबाद की है, तो हैदराबाद एक प्लेस है, उसे ही स्पेस कहा जाएगा। ठीक है, तो बुक में आप लोगों को आपका जिसको नहीं मिला है उसको थोड़े टाइम में मिल जाएगा। एनसीईआरटी आप लोगों ने करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो आप सेल्फ रीडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको फोकस क्या करना है कि बुक्स में पहली प्रायोरिटी आपकी ये है जो मैं पढ़ा रहा हूं। भरोसा करो, आपका मेजॉरिटी ऑफ द काम उससे चल जाएगा और वो आप एंड ऑफ द सेशन बिलीव करोगे। इसके अलावा अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हो तो वैरायटी ऑफ बुक्स आर देयर। दो किताबें बड़ी पॉपुलर हैं, एक है बिपिन चंद्र और दूसरा है स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर जी की। तो दो किताबें हैं जो लोग इन जनरली पढ़ना शुरू करते हैं या प्रेफर करते हैं। बिपिन चंद्रा हाल फिलहाल में मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। रीजन बीइंग, बिपिन चंद्रा एक स्टोरी के फॉर्मेट में है। बीइंग स्टूडेंट उसमें क्या काम का है और क्या नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई कर पाना। कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, वो कई बार निकल जाता है, फिसल जाता है। वहीं अगर आप स्पेक्ट्रम को उठाते हो तो वो सम सॉर्ट ऑफ नोट्स के फॉर्म में है, वो थोड़ा, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में है, तो आप उसको चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। एक बात मैं और बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट बुक है या उसमें सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। स्पेक्ट्रम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काम की नहीं है, लेकिन वो स्पेक्ट्रम में दी गई हैं। ठीक है, पैरेलली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, तो आपको उस पर परेशान नहीं होना है। स्पेक्ट्रम में बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी आपको इधर उधर की जो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, नहीं बताने वाला हूँ, वो आपके शायद एग्जाम में भी काम नहीं आएगा, लेकिन किताब में है फॉर द सेक ऑफ स्टडी, आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिसिंग हैं, जो जरूरी हैं, वो होनी चाहिए थी, वो नहीं है, वो मैं अपनी ओर से इनकॉर्पोरेट करूंगा, वो आपकी नोट से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने अभी तक आपको बता दी हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? अभी तक मैंने आपको सिर्फ हिस्ट्री की डेफिनेशन बताई है, मैंने आपको बताया है नोट्स कैसे बनानी है, मैंने आपको बताया है कि मैं आपके डाउट्स कैसे लूंगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जितना अभी तक मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया या नहीं, और अगर आप अभी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं देन से कुछ कहिए, बताइए। यूपीएससी वाला, हाँ, एक आपको बुकलेट भी मिलेगी, संपूर्ण की बुकलेट। अगर आप संपूर्ण की बुकलेट पढ़ना चाहते हैं तो वो चॉइस बेस्ड है, दो में से एक ही पढ़िएगा, या तो संपूर्ण की बुकलेट या फिर स्पेक्ट्रम, दोनों नहीं, सिर्फ एक। हाँ, पीडब्ल्यू की बुक, आप दो में से एक ही पढ़िएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले रहा हूं, आप मुझसे कुछ भी जो पूछना चाहते हो पूछो। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने केवल डेफिनेशन बताई है। क्लियर, क्लियर, ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। संपूर्ण बुक या स्पेक्ट्रम, दो में से एक ही। संपूर्ण बुक या स्पेक्ट्रम, दो में से एक ही। आंसर राइटिंग वो मैं करवाऊंगा, आप चिंता मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब तो आप उतरे हो मैदान में ना, मैं आपको दिखाता हूँ आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर, डन है। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल ऑफलाइन में मिल सकते हो, मैं दिल्ली में आपको मिलूंगा, पटेल नगर में अपना ऑफलाइन सेंटर है ना, तो वहां पे मेरी क्लासेस होती हैं, तो वहां पर भी आप मुझसे मिल सकते हो कभी भी आपको दिल्ली आने का मौका मिले तो। ओके, क्लियर, ठीक है। हाँ, संपूर्ण की बुक जिसको नहीं मिली है, थोड़ा सा डिस्पैच होने में टाइम लगता है, मिल जाएंगी। ठीक है, प्लूटार्च एक हिस्टोरियन है जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ करते थे, बस इतना ही जानते रहो। हमें ऑप्शनल अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो हम जीएस पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, क्या हुआ है? ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री इसके बाद होगी बेटा। ठीक है, पहले हम लोग मॉडर्न कर ले रहे हैं, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री होगी, एंशिएंट हिस्ट्री भी होगी, सब होगा। हाँ सौरभ, एंशिएंट हिस्ट्री इसके बाद होगी। संपूर्ण की बुकलेट, स्पेक्ट्रम, दो में से केवल एक, आपकी चॉइस, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। हाँ बेटा, बिल्कुल, अभी तो मैंने थोड़ी सी एनर्जी दिखाई है, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा, लोड मत लो, थोड़ा एनर्जेटिक रहो, जैसे मैं एनर्जी के साथ आया हूं इस नई शुरुआत के साथ, बड़े प्यार से पढ़ेंगे हम, डोंट वरी।
पीवाईक्यू बुक्स, हाँ अगर आप कोई पीवाईक्यू बुक लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं, न्यू विशाल पब्लिकेशन का पीवाईक्यू आप लेना, न्यू विशाल पब्लिकेशन का पीवाईक्यू लेना। पीवाईक्यू ले लेना और ध्यान देना इसे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज लेना, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा पीवाईक्यूज करते जाना, ठीक है। ये आप ले सकते हो, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो दिस इज द आंसर। क्योंकि सारे बच्चे स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, तो अगर आप पढ़ते रहोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे और कुछ मामला नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बिपिन चंद्रा पढ़ लो, आपकी मर्जी, मेरे नोट से आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। पीवाईक्यू की बुक जो कोचिंग की तरफ से आप उसको भी परस्यू कर सकते हो, आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है अगर मिल रही है तो। अरिहंत की भी चलेगी बेटा, कोई सब, अरे पीवाईक्यू में कोई क्या कर लेगा, जो यूपीएससी ने पूछा है वही तो रखेगा ना, एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत वैरी करता है और कुछ नहीं। मेडिकल के लिए स्टैंडर्ड बुक ऐसा कोई है नहीं, एनसीईआरटी से काम चल जाता है, तो एनसीईआरटी और जो टीचर आपको पढ़ाएगा नोट्स बनवाएगा उतना ही आपका मेडिकल में काम बन जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होंगे आपके पोर्टल पे, आप उसको समय निकाल के देखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स डेली में करवाता हूं सुबह 7:30 बजे, आ जाना, ज्वाइन कर लेना, रोज के रोज करना, हो जाएगा। लूसेंट देखो गाइड बुक टाइप की है, जब पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना, कभी मन करेगा तो पलट लेना, इतना जरूरी नहीं है। लूसेंट फुल ऑफ फैक्ट है, देख लेना, वैसे एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ लेना उसके बाद देखना, शुरू में नहीं, वो परेशान कर देगा आपको। अब देखो बुक तो टाइम लगेगा ना उसमें, अब मैं ऐसे टाइम तो स्पेसिफाई करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर का नेम, अभी चैप्टर पे आया नहीं बेटा, आऊंगा चैप्टर पे, अब चैप्टर के चक्कर में मत पढ़ना, अब मेरी क्रोनोलॉजी चलने देना, ये कोई बुक नहीं है, दिस इज नॉट द बुक, मैं आपको कोई किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और उसमें चैप्टर वो होंगे जो मैं बनाऊंगा, ठीक है। हालांकि वो किसी भी बुक को कवर करेंगे, सो डोंट वरी, वो हर टॉपिक को कवर करेंगे, हर बुक को कवर करेंगे, बट मैं कोई किताब नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कोई चैप्टर आपको नहीं बता सकता, चैप्टर मेरे अपने हैं, हर टीचर का अपना तरीका होता है हिस्ट्री को पढ़ाने का, मेरा अपना है, तो मैं उस तरीके से इसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने आपके कई सारे डाउट्स जो हैं, जो भी मैं देख पाया था, मैंने आंसर किया है। चलिए अब चलते हैं आगे, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी बातें तो हमारी हो गई, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, और अब जो अगला पड़ाव है हमारा, दैट इज अबाउट सिलेबस। अब मैं सिलेबस आपको बताने वाला हूं, प्रीलिम्स और मेंस में हिस्ट्री का सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। मेरा फोकस एरिया क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं उसी पर कंसंट्रेट करूंगा। और ध्यान देना, आज सिलेबस याद होना चाहिए, आज के आज इस क्लास में दिमाग में बिठा के जाओगे, सीधा सा मामला है। पहले मैं प्रीलिम्स का ये सिलेबस आपके सामने है। प्रीलिम्स में यूपीएससी ने कोई डिटेल सिलेबस दे नहीं रखा है, ठीक है, तो चूंकि उन्होंने कोई डिटेल सिलेबस प्रीलिम्स में दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए केवल एक लाइन दी हुई है, एंड दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, बस जस्ट इतना ही, दैट्स इट, केवल एक लाइन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो चूंकि उन्होंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एग्जैक्टली वो डोंट नो कि वो क्या पूछना चाहते हैं। सिंपली सेइंग, वो कुछ भी पूछ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, 18th सेंचुरी के बाद का जो भी कुछ भी है वो उसे वहां से कुछ भी पूछने के लिए फ्री है, इसीलिए कहा जाता है एनीथिंग अंडर सन कैन बी आस्क्ड। बट ऐसा होता नहीं है, एक डेफिनेट सिलेबस है जहां से क्वेश्चंस ट्रैक होते हैं। तो मोर और लेस जो मींस का सिलेबस है ना, मींस का सिलेबस, उसका ही जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, पार्ट है, वो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स में यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया है, बस इतना, एक लाइन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस लाइन को दिमाग में बिठा लो, दैट इज योर सिलेबस फॉर योर प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। चलो मेंस पे आते हैं। जब आप मेंस के सिलेबस में जाते हो ना, तो हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, ये जीएस पेपर 1 में है, दैट इज इन जीएस पेपर 1। मैंने आपको कई दफा बताया, हिस्ट्री को आप टोटल 6 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हो, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ड, आर्ट एंड कल्चर एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। हिस्ट्री को आप फंडामेंटली इतने पार्ट्स में कैटेगराइज करते हो, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री की बात करते हो, इसके पहले कि मैं मेंस के सिलेबस पे आऊं, मैं एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि कई सारे जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, जब आप इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हो, तो वो इंडिया की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से को वो बोलते हैं हिंदू हिस्ट्री,
एंशिएंट हिस्ट्री को, दूसरे को बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरी को वो बोलते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री। यहां पे इंडियन हिस्टोरियंस ने ऑब्जेक्ट किया ये बोल के कि अगर ये हिंदू हिस्ट्री है, ये मुस्लिम हिस्ट्री है, तो इसको क्रिश्चियन हिस्ट्री क्यों नहीं बोल देते, इसको ब्रिटिश हिस्ट्री क्यों बोल रहे हो। बट ये क्लासिफिकेशन जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ये बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया में जो हिस्ट्री का डिवाइडिंग पर्सपेक्टिव है, जो एक्सेप्टेबल है, उसमें है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हमारे यहां ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक्सेप्ट किया जाता है, और यहां पे हमें मॉडर्न हिस्ट्री पर आना है। ये तो 3 हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, इसके अलावा हिस्ट्री में आपको 3 और पार्ट्स देखने होते हैं। ठीक है, आपको यहां पे 3 और पार्ट्स देखने होते हैं। 3 और पार्ट्स जो आपको यहां पे देखने होते हैं, उसमें आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, या सबसे पहले आप आर्ट एंड कल्चर को रख लो, आर्ट एंड कल्चर, देन वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये 3 और पर्सपेक्टिव हैं। तो ये 6 हिस्से हैं हिस्ट्री के जो हमें पढ़ने होते हैं, ये 6 हिस्से हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, यहां पे मेडल मत रखना, इसको इस्लामिक हिस्ट्री रखना, हिंदू हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री। सही कह रहे बेटा आप, आई जस्ट मिस्ड। हिंदू हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, या आप इसको मुस्लिम हिस्ट्री भी बोल सकते हो। सही है, थैंक यू, आई जस्ट मिस्ड। ठीक है, तो आप इसको हिंदू हिस्ट्री कर लो, इसके बाद इसको मुस्लिम या इस्लामिक हिस्ट्री कर लो, और फिर ये आ जाता है ब्रिटिश हिस्ट्री। तो जैसे मैंने कहा कि रिलीजन के बेस पर डिवीजन जो किया गया है, इसमें ये जो पार्ट है, अगर आप इसको हिंदू हिस्ट्री बोल रहे हो, इसको आप मुस्लिम हिस्ट्री बोल रहे हो, तो फिर आप इसको ब्रिटिश हिस्ट्री क्यों बोल रहे हो, आप इसको क्रिश्चियन हिस्ट्री बोलो। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वेस्टर्न हिस्टोरियंस का, इसे रिफ्यूट किया जाता है, इसे रिफ्यूट किया जाता है इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा, और कहा जाता है रिलीजियस क्लासिफिकेशन हिस्ट्री का अच्छा नहीं होता, तो हम इसे थोड़ा सा न्यूट्रल बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ईमान, ये इस्लामिक हिस्ट्री है। ठीक है, बाकी ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड है। 6 हिस्से हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। वी आर डीलिंग विद मॉडर्न हिस्ट्री। इन 6 हिस्सों में अगर कोई एक हिस्सा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद दूसरे नंबर पे कोई हिस्सा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। तीसरी प्रायोरिटी पर मैं रखता हूं एंशिएंट हिस्ट्री को, चौथे नंबर पे रखा जाता है मेडिवल हिस्ट्री को, 5वें नंबर पे रखा जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस को, और 6ठे नंबर पे रखा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री को। ये मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं, ये मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं कि कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद एंशिएंट, उसके बाद मेडिवल, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद वर्ल्ड। वर्ल्ड का तो रेशियो ये है कि पिछले 4 सालों में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलो, इतना वाला तो ठीक है, अगर आपने इतना समझ लिया है तो अब मैं आपको मेंस का सिलेबस दिखाता हूं। मेंस का सिलेबस, मेंस के सिलेबस में पेपर 1 पे जब आप जाते हो, जनरल स्टडीज पेपर 1 पे, तो टाइटल है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, इतना है। अब यहां पर जो पहली लाइन है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए है। इंडियन कल्चर, सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो ये आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है, तो मैं इन 2 लाइंस पर स्टिक करता हूं। ये है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो देखो, 2 लाइंस हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमारे सिलेबस में दी गई हैं। आप यहां पर देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th century until the present, significant events, personalities and issues। दूसरी लाइन है द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, टेल मी वन आंसर। ये जो पहली लाइन है
ये वाली लाइन, दैट्स द फर्स्ट लाइन। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या लग रहा है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हियर? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको क्या लग रहा है? ठीक है, आंसर मी कि इस पूरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? आप मुझे आंसर करिए, आप आंसर करिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस पूरी लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दैट इज 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी ये एक डिमार्केटिंग लाइन है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहां से पढ़नी है। ठीक है, और 18th सेंचुरी का मतलब क्या है? 18th सेंचुरी का सिंपल सा मतलब है 1701 ऑनवर्ड्स, 1701 टू 1947, 1701 टू 1947 ये 18th सेंचुरी का मतलब है। यहां पर हमें हिस्ट्री 1701 ऑनवर्ड्स पढ़ना है, लेकिन ये तो मतलब हुआ 18th सेंचुरी का। यहां पर एक लाइन और ऐड की गई है, और वो लाइन कौन सी है? दैट इज मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। जैसे ही आप इस 17th सेंचुरी को मिडिल में लेके जाते हो तो ये 1701 एक्चुअली में 1750 बन जाता है। जब आप मिडिल को लेकर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1750। तो 1750 से 1947 का ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है ना, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। दैट इज द सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस हो गया। अब ये कह क्या रहे हैं कि 1750 से लेकर 1947 के बीच में आपको क्या पढ़ना है? आपको तीन चीजें पढ़नी है। क्या? इवेंट्स, क्या पढ़ना है? पर्सनालिटीज, क्या पढ़ना है? इश्यूज। तो पहली लाइन में एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपको मिड 17th सेंचुरी से पढ़ना है, यानी कि 1750 ऑनवर्ड्स 1947 तक आपको हिस्ट्री पूरा पढ़ना है। और इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है। इसके लिए एक सिंपल सा कीवर्ड है एंड दैट इज EPI। इसको दिमाग में बिठा लो, EPI 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 रट लो दिमाग में। कहते हैं ना सिलेबस रटा होना चाहिए। सिलेबस रटा होना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस लाइन बाय लाइन रटा होना चाहिए। सिलेबस रटा होने का मतलब ये है कि आपको पता हो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई आपसे पूछे मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस जानते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी जानते हैं। क्या है सर? हमें मिड ऑफ 18th सेंचुरी से अपनी हिस्ट्री को पढ़ना होता है 1947 तक, और इसमें हमें तीन चीजों पर फोकस करना होता है, इवेंट, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, यानी कि EPI के ऊपर। हाँ जी आपको तो सिलेबस पता है। अब आपको उनको ये लाइन बोल के थोड़ी बतानी है, आपको बताना है कि मुझे मिड ऑफ 18th सेंचुरी से हिस्ट्री में तीन एलिमेंट्स पर फोकस करके पढ़ना है एंड दैट इज EPI, यानी कि इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। रट लो EPI EPI EPI। ठीक है, इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, ये रटा होना चाहिए। अगर ये रट गया तो दूसरी लाइन पे आओ। जब आप दूसरी लाइन पे जाते हो तो दूसरा जो आपका पार्ट है दैट इज अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं वेरियस स्टेजेस की और कंट्रीब्यूटर्स की। कंट्रीब्यूटर्स में पर्सनालिटीज भी आ जाती हैं, कंट्रीब्यूटर्स में पर्सनालिटीज भी आ जाती हैं। तो तीन कीवर्ड्स आपको मिलते हैं पहली लाइन में, यानी कि इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, और दो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं दूसरी लाइन में, और वो है स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूटर्स। तो आपको मैं 5 कीवर्ड दे रहा हूं या 5 लेटर्स बता रहा हूं। EPISC, EPISC ये रट लो, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। EPISC इज द सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज। S से क्या है? S से है स्टेजेस, और C से क्या है? C से है कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूटर्स। मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस रट गया कि नहीं रट गया? ठीक है, और ये सारा कुछ आपको कहां से पढ़ना है? ये सारा कुछ आपको पढ़ना है मिड ऑफ 18th सेंचुरी से, मिड ऑफ 18th सेंचुरी से। मिड ऑफ 18th सेंचुरी से आपको EPISC पढ़ना है। दिमाग में बैठ गया बेटा? EPISC 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 रट लो। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का पहला स्टेप है उसका सिलेबस याद होना चाहिए। और मैंने जैसे कि कहा, सिलेबस याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये 2 लाइन पढ़ के सुनाओगे किसी को। कोई बोले मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस क्या है? सर मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज, इश्यूज। ऐसे बोल के पढ़ के नहीं सुनाना है। That is not the meaning of learning your syllabus. It simply means कि सर मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है, मुझे मिड 18th सेंचुरी से तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है एंड दोज आर इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। उसके बाद सर मुझे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में पढ़ना है, और वहां पे मुझे 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है, दैट इज SC, यानी कि स्टेजेस ऑफ मूवमेंट एंड द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ मूवमेंट। सर दैट इज द सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड दैट विल बी इम्प्रेसिव। That will be impressive. वाह क्या बात है, आपको सिलेबस सच में पता है। It means whatever you will study in a very सिस्टमैटिक मैनर। आपको पता है आपको क्या पढ़ना है। सिलेबस एक टॉर्च की तरह है,
लाइट की तरह है जो आपको रास्ता दिखाता है, नहीं तो आप एकदम ऐसे ही कुछ भी पढ़ रहे होगे। बिना सिलेबस के कोई पढ़ाई नहीं होती, बिना सिलेबस के कोई पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये 3 इडियट वाला सीन हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री की लाइन आप पढ़ने लग जाओगे। तो मेक मी श्योर सिलेबस याद हो गया सबको, फटाफट यस 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 लिखना शुरू कर दो। इफ यू हैव अंडरस्टूड योर सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस आज इसी वक्त दिमाग में रट जाना चाहिए। जब तक सिलेबस नहीं रटेगा मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे। बिना मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस समझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना मतलब गलत बात है, गलत। फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, फटाफट ठीक है। दैट्स जस्ट एनर्जी बेटा, ऐसा नहीं है जैसे एक बच्चा बोल रहा है सर प्लीज स्लो। मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है, स्लो का मतलब ये है मैं सिर्फ एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ, और जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत लिमिटेड है। मैंने आपको ले दे के बताया क्या है, मतलब मैं कह रहा हूँ मैंने कितनी देर से कितना कुछ बोला होगा, बट इन जनरल मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि सिलेबस में 5 कीवर्ड्स हैं EPISC जो आपको याद होना चाहिए। और EPISC क्या है? इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूटर्स। इतना याद है आपको, आपका यूपीएससी का सिलेबस याद है, दैट्स इट। आपको आपका यूपीएससी का सिलेबस याद है, और अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस याद है तो बस बात बन गई। एससी शेड्यूल कास्ट ऐसे याद रह जाएगा, EPISC। चलो अगर चलो सब लोगों ने बोल दिया कि यूपीएससी का सिलेबस याद हो गया, तो हमारा जो पहला एलिमेंट है हमारे सिलेबस वाला वो हो गया कवर। अब हम करेंगे एक ट्रेंड एनालिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ ट्रेंड एनालिसिस। और क्या है ये ट्रेंड एनालिसिस? हम देखेंगे कि पिछले सालों में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, उनके पूछे जाने का तरीका क्या रहा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस पार्ट से पूछे गए, और हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे। चलो ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं बेटा। तो 2015 से लेकर 2023 तक का डेटा मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं, एंड दैट इज द डेटा ऑफ 8 ईयर्स। ये 8 सालों का डेटा है जो आप सबके सामने है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर देखो मैंने इसे डिवाइड किया है इन जनरल 4 पार्ट्स में, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया। मेरा फोकस कहां पर होगा बेटा? मेरा फोकस होगा मॉडर्न इंडिया के ऊपर और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ देखो और आप ये आइडिया लगाओ कि आपके हिस्ट्री से ओवरऑल आउट ऑफ 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पूरा ओवरव्यू है बेटा दैट इज ऑफ प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स का ओवरव्यू है, ठीक है, ये प्रीलिम्स का ओवरव्यू है। प्रीलिम्स के ओवरव्यू की बात करते हैं तो 2015 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2016 में हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 17 में 14, 2018 में 21, दी मैक्सिमम। अभी तक जितना अभी हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं वहां पर आप देखोगे 2018 में 21 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कहां पे? प्रीलिम्स में। 2019 में 16 क्वेश्चन, 2018 में 19 क्वेश्चन, 2021 में 18 क्वेश्चन, 2022 यानी कि 2022 में 14 क्वेश्चन और 2023 में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का डेटा देखते हो तो आपको ओवरऑल एक बात का तो अंदाजा लग जाता है, और वो ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री से हर साल रफली 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और ये डेटा वेरी करता है। 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और बेटा कट ऑफ कितने की जा रही है हाल फिलहाल में? 44-45 क्वेश्चंस की, 48 क्वेश्चन की। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 48 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं और उतने में आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, और इस पूरे डेटा में आपको 18 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिल रहे हैं, तो मतलब आपको केवल 30 क्वेश्चंस बाकी के पोर्शन से कवर करने हैं। अभी जो 18 क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया से मिल रहे हैं, रफली 18 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स इसमें से सारे आपसे सॉल्व नहीं होंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन कई दफा बड़े आड़े टेढ़े निकल जाते हैं, बट आई एम सेइंग आपकी एक्यूरेसी हिस्ट्री में कितनी होनी चाहिए? आप 70 to 80% की एक्यूरेसी मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे? आप मुझे एक बात बताओ। अगर इतनी भी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करोगे तो कर क्या रहे हो यहाँ पे? ठीक है, तो आपको इतनी एक्यूरेसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। एक्यूरेसी मेंटेन करने का मतलब यह है कि अगर आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया में, आई विल एक्सपेक्ट ओवरऑल हिस्ट्री में, तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप कम से कम 14 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। 13 to 14 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के करेक्ट होने चाहिए अगर आप बढ़िया तरीके से यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो और हिस्ट्री को पढ़ रहे हो। तो अगर आप इतना अवेल कर पाते हो तो फिर आप समझो आपने 48 का ना एक बड़ा हिस्सा तो यूं हिस्ट्री में रगड़ दिया। इसका मतलब यह है कि हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, और वो बहुत ही तमीज से मन लगा के ये सेवियर होगा आपका। मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपकी हिस्ट्री आपका सेवियर है। आपकी हिस्ट्री जितनी अच्छी होगी आप उतना बढ़िया स्कोर करेंगे, और ये वो सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन फ्लक्चुएट होकर 2-4 पे नहीं आ जाएंगे, 20 आएंगे, नहीं तो 15 आएंगे। ठीक है,
ठीक है, हाँ आराम से होगा बेटा, होगा ही होगा, हम यहाँ यही करने तो आए हैं, होगा नहीं तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, हम यही करने यहाँ पर आए हैं, आपको 70 to 80% की एक्यूरेसी अपने सब्जेक्ट में लेनी है, और अगर आप ये एक्यूरेसी लेकर आ गए तो बहुत आराम हो जाएगा, इट विल बी वेरी ग्रेट। ठीक है, डेट्स, अरे हम बताएंगे ना डेट्स का मामला, क्यों परेशान हो रहे हो, अभी हम आ गए हैं ना, अभी हम जिंदा हैं, आरडीएक्स का डायलॉग है ना, तो अभी हम वेलकम मूवी का याद है कि नहीं, तो अभी हम जिंदा हैं, हम बताएंगे ना डेट्स कैसे याद होगी, हम बताएंगे नाम कैसे याद होंगे, वो तो हमारा मामला है। चलो मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। मॉडर्न इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो मॉडर्न इंडिया पे आप आओ, तो ये तो मैंने ओवरऑल हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव बताया, लेकिन हमारा मामला क्या है, हमारा तो मॉडर्न का है। मॉडर्न के मामले पे आओ तो 2015 में 8 क्वेश्चन आए हैं, 16 में 6 आए हैं, 17 में 7, 18 में देख रहे हो 14 क्वेश्चन खाली मॉडर्न से आ गए थे, बल्ले बल्ले हो गई थी उनकी जो मॉडर्न बढ़िया से पढ़ के गए थे। 19 में 6 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में भी 9 क्वेश्चन आए हैं, ध्यान दे रहे हो। 21 में 7 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 4 आए हैं, और 23 में 2 ही आए हैं। 23 में तो मॉडर्न वालों की लग गई थी, बट फिर भी आप देखो, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही ना, तो खाली मॉडर्न से भी 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आ गए ना भाई, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है, क्योंकि आप तो बढ़िया तरीके से पढ़ के जाने वाले हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि कितनी भी खराब हालत हो, एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ ना, कि 5 से 7 क्वेश्चन तो आपके मॉडर्न से आएंगे ना, 5 से 7 क्वेश्चन मॉडर्न से आएंगे, कैसी भी हालत में 5 से 7 आएंगे। ठीक है, और आपको 48 to 50 तक जाना है, 48 to 50 आपको करेक्ट करना है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को टैकल करने की बात आए तो आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी भी मॉडर्न हिस्ट्री में ही मिलेगी। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे आता है इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन उसके क्वेश्चन आसानी से हैंडल होते नहीं है, मुश्किल हो जाती है। उसके बाद मुश्किल होती है आपको आर्ट एंड कल्चर सॉल्व करने में, उसके बाद आपको मुश्किल होती है मेडल सॉल्व करने में। सबसे आसान अगर क्वेश्चन निकल जाते हैं ना बढ़िया तरीके से, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मॉडर्न के निकल जाते हैं, मॉडर्न के क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं, तो आप ये चीज बढ़िया तरीके से टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो ट्रेंड एनालिसिस हो गया प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में जब हम ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं तो चलो आओ, यहाँ पर जो ट्रेंड एनालिसिस है दैट इज ऑफ मीन्स, ये मीन्स का ट्रेंड एनालिसिस है। और मीन्स में जो ट्रेंड एनालिसिस है, यहां पर आप देखो मैंने केवल 4 कैटेगराइजेशन किया है, मैंने यहां पर केवल 4 कैटेगराइजेशन किया है। सिंपली मीन्स कि एंशिएंट और मेडवल आपके मीन्स के सिलेबस में तो प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में जाते हो, यहां पर देखो, हाँ हिस्ट्री प्रीलिम्स, ये मीन्स की हम बात करें, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ मीन्स, तो जब आप मीन्स में जाते हो ना, तो मीन्स में एंशिएंट और मेडवल को डायरेक्टली नहीं लिखा गया है। एंशिएंट एंड मेडवल आपके मीन्स के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, नॉट डायरेक्टली। रादर ये इनकॉर्पोरेटेड है आर्ट एंड कल्चर में, इनकॉर्पोरेटेड इन आर्ट एंड कल्चर। मीन्स का सिलेबस दिखाऊं क्या एक दफा, देख लो। हाँ देखो, ये है ना, इंडियन कल्चर, salient aspect of art form, literature and architecture from ancient to modern। तो एंशिएंट प्लस मेडवल ये आपका इसी पहली लाइन में है। एंशिएंट और मेडवल मीन्स में अलग से नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो एंशिएंट मेडवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आर्ट एंड कल्चर के साथ इनकॉर्पोरेट करके पूछ लिए जाते हैं। मीन्स में जाओगे तो एंशिएंट मिलेगा, ठीक है, मतलब मीन्स में जाओगे तो एंशिएंट मिलेगा, तो आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर मिलेगा, मॉडर्न मिलेगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस मिलेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा, केवल 4 ही मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एनालिसिस है ना, वो भी हमने केवल 4 का किया है, 6 का नहीं किया है। अब यहाँ पे जो 4 का एनालिसिस है आप उसको देखो, 4 का एनालिसिस। यहाँ पे जो हम ये हिस्ट्री लिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। और यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर है ना, इसमें एंशिएंट प्लस मेडवल आप जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब देखो कहाँ कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री को आप यहाँ पर उठाओगे ना, तो 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 2, 21 में 3, 20 में 2, 19 में 2 और 18 में 1। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, टोटल नंबर पे आप जाओगे ना सब मिला के, तो 6, 5, 6,
6, 5, 6। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 250 का पेपर होता है आपका पेपर 1, उसमें 65, 75, 75, 75, 75, 60। मैं ओवरऑल अगर मींस में हिस्ट्री के पोर्शन की बात करूं तो कम से कम 6 क्वेश्चंस तो आपको हिस्ट्री के मिलते हैं जिस पेपर 1 में आपका जो मेंस है, और कम से कम 65 to 75 मार्क्स आपके मॉडर्न पूरे ओवरऑल हिस्ट्री के हैं। 30 से 45 नंबर अराउंड आपका मींस कवर कर लेता है। तो मींस में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का है, ओवरऑल हिस्ट्री का है। सीधे सीधे कहूं तो हिस्ट्री सेवियर होगा। 10 बातों की एक बात, इतना सारा ट्रेंड एनालिसिस करने का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो ये क्या है? वो ये है कि हिस्ट्री इज योर सेवियर। आप इस बात को याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर। आपकी हिस्ट्री पर जितनी अच्छी कमांड होगी, आप अपने प्रीलिम्स में और मेंस में उतने ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। और ये हमें ये पूरा डेटा बताता है, ये हमें ये पूरा डेटा बताता है। ठीक है, चलो ये बेटा हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, हमने सिलेबस समझ लिया, हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आता है गाइडलाइंस और अप्रोच। हमें कैसे इस पूरे पेपर को अप्रोच करना चाहिए, मेरी ओर से आपके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। 2 बातें हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन बातों के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो एक बार फिर से मुझे बताओ कि जो कुछ मैंने ट्रेंड एनालिसिस में आपको बताया वो समझ में आ गया या नहीं। फटाफट मुझे बताओ, और कुछ पूछना चाहते हो तो फटाक से पूछ लो। हाँ बेटा, अंटिल प्रेजेंट इसलिए लिखा हुआ है ना क्योंकि वहां पर एक और हिस्सा ऐड होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। तो 1947 की जो बाद की बात है वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते हैं, मॉडर्न में हम 1947 तक ही पढ़ते हैं। हिस्ट्री पहले से वीक है तो उसको हम लोग विटामिन वगैरह खिलाएंगे, वो ओके हो जाएगी, डोंट वरी। आंसर राइटिंग मैं साथ के साथ सिखाऊंगा, अभी मैं बताता हूं कैसे सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। इफ यू आर डन विद मी तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ऑल क्लियर। प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है? अरे भाई प्रीलिम्स में बताया तो पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके बता दिया। 15 से 20 क्वेश्चन पक्के से आएगा, निकालेगा, ये पास करवाएगा। प्रीलिम्स हिस्ट्री पढ़ के रखोगे, बढ़िया पास करवा देगा। ठीक है, हाँ कंटिन्यू करें। बैकलॉग क्लियर करने का बताऊंगा कैसे करना है, आई विल टेल। मॉडर्न में डेट्स एक्यूरेट नहीं होनी चाहिए, नहीं इतना डेट्स के लिए परेशान नहीं होना है, मैं बता दूंगा ना, डेट्स के लिए परेशान नहीं होना है। चलो हाँ, आंसर राइटिंग मैं करवाऊंगा, दैट इज ऑन मी। आप लोड मत लो, आ गए ना, एडवांस पढ़ रहे हो ना, एडवांस का पार्ट है आंसर राइटिंग, मैंने बोला था ना एडवांस में बताऊंगा। गाइडलाइंस एंड अप्रोच, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी ओर से आपके लिए गाइडलाइंस क्या है? सिंपली अगर मैं गाइडलाइंस की बात करता हूं या अप्रोच की बात करता हूं तो मेरी ओर से आपके लिए गाइडलाइंस क्या है? मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? गाइडलाइंस ये है कि आप जब भी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को अप्रोच कर रहे हो, या आई विल से कि कोई भी हिस्ट्री आप अप्रोच कर रहे हो, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को अप्रोच कर रहे हो, कोई भी हिस्ट्री अप्रोच कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट अप्रोच कर रहे हो, तो गाइडलाइन एकदम सिंपल होती है, और वो ये है कि आपकी पीवाईक्यूज पर होल्ड होनी चाहिए। यह सबसे पहला तो पार्ट आपका सिलेबस का ही होता है। आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। देखो बिना सिलेबस बात नहीं बनेगी, एकदम फिक्स है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और मैंने तो रटवा दिया, पता है ना, ईपीआईएससी याद रहेगा ना, ईपीआईएससी रट के रखना, भूलोगे तो फिर पाप होगा, बोलना नहीं है। ईपीआईएससी, ठीक है। नाउ सिलेबस करने के बाद आई विल एक्सपेक्ट कि आपकी पीवाईक्यूज पर होल्ड हो। पीवाईक्यूज में जब आप जाते हो तो आपकी होल्ड प्रीलिम्स पर भी होनी चाहिए, प्लस मेंस पर भी होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस पर भी होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि आपको एनालिसिस प्लस इंफॉर्मेशन दोनों पर फोकस करना होगा। कोई कितना बोल ले यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं आपको एक ब्रूटल ट्रूथ बताऊंगा जो चाहे कोई हिचकिचाता हो बताने में, और वो बात ये है कि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट के जो आपको याद करने होंगे, उनका कोई एनालिसिस नहीं है, याद रखना ही पड़ेगा, और मैं बता दूंगा। अभी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ऑल अबाउट एनालिसिस, वो जरूरी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोर इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, और वो हर सब्जेक्ट में होता है, इट वेरीज। मैं कह रहा हूं इकोनॉमी में 90% हिस्सा एनालिसिस बेस्ड होगा, 10% हिस्सा ऐसा होगा जो आपको रटना पड़ेगा या दिमाग में रखना पड़ेगा।
ज्योग्राफी में ये रेशियो हो सकता है 80-20 का चला जाए। 80% हिस्सा एनालिसिस बेस्ड होगा, 20% हिस्सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हिस्ट्री में हो सकता है ये हिस्सा 70 और 30 का मिले आपको, जहां पर 70% हिस्सा ऐसा होगा जो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन बिलीव मी 30% हिस्सा ऐसा होगा जो आपको याद होना चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं है। और वो याद कैसे होगा? वो बार बार पढ़कर याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कुछ हिस्से जो हैं वो आपको एनालाइज करने होंगे, कुछ हिस्से जो हैं वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन रिटेन्ड होनी चाहिए। अब मामला ये है कि जो एनालिसिस है वो तो मेरे फ्रेंड से हो जाएगा, लेकिन इस चीज को कैटर करने के लिए मुझे चाहिए मल्टीपल रिवीजन। अब ये मल्टीपल रिवीजन का क्या मामला है? मुझे चाहिए 6 टाइम्स रिवीजन। 6 टाइम्स रिवीजन। जब तक आपने अपने कंटेंट को 6 बार रिवाइज नहीं किया है तब तक आप इस बारे में नहीं सोचेंगे हाँ मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा बेटा प्रशांत, मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा, यू डोंट वरी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये एडवांस की क्लास है और अभी आपको महसूस होगा, लोड मत लो, अभी दिखाएंगे एडवांस क्या होता है। ठीक है, अभी बस आप समझो, मैंने क्या कहा था कि एडवांस का मतलब ये नहीं है कि मैं उड़ाने लग जाऊंगा। जब भी हम पढ़ाते हैं तो एक बेस पकड़ते हैं, एक फ्लो मेंटेन करते हैं ना, वो जरूरी होता है बेटा।